देखिएगा ध्यान से, आज हम जानेंगे पॉलिटी। ध्यान समझिएगा कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पढ़ेंगे हम भाग, अनुसूची और आर्टिकल। ओके, देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 12 अनुसूची पढ़ेंगे जो वर्तमान में अभी है, और पूर्व संविधान में 8 अनुसूची थे। और मुझे क्या पढ़ना है, 395 आर्टिकल देखना है और 22 भाग देखना है। लेकिन वर्तमान में भाग अगर पूछ लिया कि संविधान में कितना भाग है, तो क्या बोलेंगे, 25 भाग है। ओके, वर्तमान में। और अनुसूची की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 12 है। पूर्व में पहले था 8 अनुसूची, 4 को जोड़ा गया था। ओके, तो मुझे यही सब देखना है। तो पहले हम जानेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची 12 को जो अनुसूची है वो जानेंगे। अनुसूची 1 में क्या बोला गया है, तो अनुसूची 1 में जो है बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ यह हो गया कि कोई देश आके हमारे भारत में आके मिलना चाहे तो वह मिल सकता है, दरवाज़ा खोल के रखे हैं, कोई आए तो मिल सकते हैं। ऐसे ही हुआ था, सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन फिर सिक्किम सोचेगा कि हम फिर से अपना देश बनाएंगे, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारत पहले ही बोल दिया है कि भारत राज्यों का संघ है, हम संगठित संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये तोड़ नहीं सकते हैं हम। ये अलग से आप कोई देश नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मिलना चाहिए तो आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फिर से सोचेंगे कि आप देश बना लेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। एक होता है फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका, चीन, ये सब जो है फेडरेशन में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई आके मिल भी सकता है और बाद में फिर अलग भी हो सकता है, लेकिन भारत में ये चीज़ लागू नहीं है। ओके, तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है, विभिन्न पदाधिकारी एवं विभिन्न मंत्रियों के वेतन अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। ओके, अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ के बारे में बोला गया, जिसमें कि राष्ट्रपति ईयर की चर्चा इसमें नहीं आएगा। राष्ट्रपति ईयर जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, उसका एक अलग आर्टिकल ही है। ओके, अब देखिएगा अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा सीट की चर्चा है। राज्यसभा सीट की चर्चा है, कितने राज्य में कौन सा कितना सीट होना चाहिए। ठीक है, अनुसूची 4 में राज्यसभा सीट। अनुसूची 5 में क्या है, तो SC/ST का विशेष प्रशासन, SC/ST का विशेष प्रशासन। ओके, विशेष छूट दिया गया है, विशेष प्रशासन है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है, तो पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन। पूर्वोत्तर 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ओके, और वो 4 राज्य कौन कौन आते हैं, तो आप याद रखिएगा, AMTM, A से असम, मो से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ओके, पूर्वोत्तर 6 राज्यों का प्रशासन अनुसूची 6 में है। ओके, अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है, तो शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन मतलब कि विस्तृत, मतलब विभाजित कर दिया गया है शक्ति। राज्यों के पास अलग शक्ति होगा, केंद्र के पास अलग शक्ति होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिल के कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं समवर्ती। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 में जो है शक्ति का विभाजन है। अब शक्ति के विभाजन में कौन कौन आएंगे, तो संघ आएंगे, राज्य आएंगे, फिर समवर्ती आएंगे, अपशिष्ट आएंगे। अब समझिएगा ये सब क्या है। संघ, संघ मतलब क्या हो गया, केंद्र के बारे में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी केंद्र का हिस्सा है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, तो अलग वो राज्य के सीएम है, और केंद्र में कौन है, PM है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो सेंट्रल में आएंगे, और नीतीश कुमार राज्य में है तो वो राज्य में आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वही हो गया। तो संघ मतलब क्या हो गया, सेंट्रल। ओके, मतलब केंद्र। राज्य मतलब क्या हो गया, वही नीतीश कुमार जैसे राज्य में आते हैं। ओके, तो राज्य हो गया। समवर्ती, समवर्ती क्या होता है, तो समवर्ती का अर्थ ये समझिए कि ये केंद्र हो गया, संघ केंद्र हो गया, राज्य हो गया, राज्य तो समझिए रहे हैं, यूपी बिहार ये सब राज्य हो गया। ओके, जैसे कि कोई कानून पास करना है, कोई कानून पास करवाना है, या फिर
इसमें ऐसा चीज़ आ जाते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों मिल के एक इसमें काम कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिल के जब कोई चीज़ का काम करते हैं या कोई काम करते हैं दोनों मिल के, तो उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपशिष्ट। अपशिष्ट का अर्थ क्या हो गया, इसमें ना केंद्र का हिस्सा ना राज्य का हिस्सा होगा, बल्कि उसको अपशिष्ट में रखा जाएगा। लेकिन प्राथमिकता देने की अगर बात बोलेंगे कि अपशिष्ट में, जैसे कि साइबर, अंतरिक्ष, ये सब किस में आएंगे, अपशिष्ट में आएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें अगर कंपटीशन होगा कि अपशिष्ट पे किसका अधिकार होगा, राज्य का अधिकार होगा कि केंद्र का अधिकार होगा, तो इसमें प्राथमिकता जो है केंद्र को दिया जाएगा, प्राथमिकता केंद्र को दिया गया जाएगा। ओके, ये साइबर संबंधित कोई मामला आएगा, किसके पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। अंतरिक्ष संबंधी कोई मामला आएगा, किसके पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे समझते हैं। देखिए संघ, संघ में कितना विषय है, तो संघ में विषयों की संख्या है 100, 100 शतक। ओके, संघ में विषय की संख्या 100। राज्य में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं, राज्य में 61 विषय हैं। ओके, समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, 52 विषय है। ओके, अपशिष्ट, अपशिष्ट तो बताइए दिए किसको अलग रखा गया है। ओके, अब देखिएगा संघ, संघ के अंतर्गत कौन आते हैं, मतलब राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं, जो मतलब संघ के अंतर्गत कौन आएंगे, मतलब केंद्र के बारे में बोल रहे हैं हम। तो संघ के अंतर्गत कौन आएंगे, तो सेना आएंगे। सेना पे किसका अधिकार, संघ का अधिकार, मतलब सेंट्रल का अधिकार। ठीक है, जनगणना आएंगे, जनगणना कराने का अधिकार सेंट्रल के पास है, जनगणना कराने का अधिकार सेंट्रल के पास है। ओके, बैंक किस में आएंगे, तो बैंक भी सेंट्रल में आएंगे, संघ में आएंगे। ओके, रेल किस में आएंगे, तो रेल भी जो है संघ में आएंगे, रेल भी संघ में आएंगे। ओके, क्या 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 बोले, सेना, जनगणना, बैंक, रेल आदि ये सब संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राज्य में विषयों की संख्या 61 थी, ठीक ना, तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो कृषि आएंगे, पुलिस आएंगे, प्रशासन आएंगे। कृषि, पुलिस, प्रशासन, कृषि, पुलिस, प्रशासन, ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा समवर्ती, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो आपको बता ही दिए हैं कि समवर्ती सूची में जो है दोनों कानून बनाता है, राज्य भी बनाते हैं और केंद्र भी बनाता है, दोनों मिल के कानून बनाते हैं। क्या और बैठते हैं, बैठक करते हैं दोनों मिल के और कानून पास करते हैं, तो दोनों मिल के अपना विचार विमर्श करते हैं, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें विषय की संख्या कितनी है, तो 52 है। ओके, अब देखिएगा समवर्ती सूची में कौन कौन आएंगे, शिक्षा, शिक्षा नियोजन, परिवार नियोजन, मजदूर, वन। क्या क्या बोले, शिक्षा नियोजन, ठीक है, शिक्षा नियोजन, शिक्षा, परिवार नियोजन, मजदूर और वन, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। अपशिष्ट में कौन आएंगे, साइबर, अंतरिक्ष, ये सब अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 में आते थे, तो ये सब हम देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 8 अनुसूची। 8 अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषा का वर्णन है, 22 भाषा की चर्चा है, जिसमें कि आपको 22 भाषा तो याद रखना नहीं है, तो वैसे भाषा याद रखना है जो 22 भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी कुछ भी आएगा तो आप वो मार देंगे। तो 22 भाषा के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं वो देखिएगा, भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी, ये 22 भाषा में शामिल नहीं है, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। 9 में क्या है, भूमि सुधार, 9 में क्या है, भूमि सुधार। ओके, 10 में क्या है, दल बदल, 10 में क्या है, दल बदल। अब दल क्या होता है, जैसे कि दल का मतलब समझ में आ गया होगा, बीजेपी पार्टी, जदयू पार्टी, लालटेन छाप, आरजेडी पार्टी, ये सब होता है, ये सब क्या है, दल है। ठीक है, जैसे कोई बीजेपी में मिला है तो अपना दल बदलना चाहे तो बदल सकता है। तो इसमें भी एक कंडीशन होता है, वो जब विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि दल कैसे बदलेगा तो दल बदल नहीं लगेगा और कैसे बदलेगा दल बदल लगेगा। ओके, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं में क्या है, तो पंचायत की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है और पंचायत में विषय की संख्या कितनी है, तो 29 है। पंचायत में विषयों की संख्या 29 है। ओके, अब देखिएगा 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। ओके, और इसमें विषयों की संख्या कितनी है, 18 है।
नगर पालिका में बीसीओ की संख्या 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अनुसूची को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा सीट, 5 में SC ST का विशेष प्रशासन, 6 में पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन, जिसमें AM TM आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ओके, AM TM। 7 में शक्ति का विभाजन, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब आते थे, ओके। 8 में क्या है, भाषा है, 22 भाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें कि 22 भाषा में कौन शामिल नहीं होते हैं, भोजपुरी, राजस्थानी, अंग्रेजी शामिल नहीं होते हैं। 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, और 11वीं अनुसूची में पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो हम क्या देखें, अनुसूची, तो अनुसूची हम टोटल 12 देख लिए, 12 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानेंगे भाग, तो भाग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाग 1 के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। 2 में क्या है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, संसद विदेश मतलब संसद जो है विदेशी राज्य या विदेशी देश को मिला सकती है, ओके। आप समझिएगा, जैसे कि सिक्किम क्या था, पहले देश था, सिक्किम क्या था, पहले देश था ना। तो सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। मतलब क्या किया, आर्टिकल 2 के तहत संसद क्या किया, विदेशी, पहले विदेशी देश था सिक्किम, तो इसको क्या किया, राज्य में मिला लिया, अपने देश में मिला लिया, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के तहत कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है, संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, सीमा परिवर्तित हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, सीमा परिवर्तित हुआ, तो यही सब हो गया। तो संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 4 क्या है, तो आर्टिकल 4 जो है 2 और 3, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 में जो बात बोली गई है या और 3 में जो बात बोली गई है, ठीक है। 2 में जो बात बोली गई है, 2 में क्या बोला गया है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, 3 में क्या बोला गया है, संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। तो 2 और 3 आर्टिकल में यही बोला गया है कि 2 और 3 आर्टिकल में जो बात बोला गया है वही चौथा आर्टिकल में यही बात बोला गया है कि 2 और 3 आर्टिकल में जो बात बोला गया है ना, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कि इसमें संशोधन की बातें नहीं की गई है। और जिसमें संशोधन की बात कही जाएगी उसमें ना राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा। तो संशोधन की बातें नहीं कही गई है, चर्चा ही नहीं है, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप क्यों करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, तो भाग 1 के अंतर्गत क्या था, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते थे। 1 में क्या है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। 2 में क्या है, संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। 2 में क्या है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 में क्या है, संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। 4 में क्या है, 2 और 3 में जो बात बोला गया है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 समझिएगा ध्यान से, देखिए भाग 2 जो है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो ये सब चर्चा किस में दिया गया है, भाग 2 में है, ठीक है। तो नागरिकता समझते हैं। अब भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है और भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 आते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और नागरिकता संबंधी जो है, जो भी लिए हैं, ये किस देश से लिए हैं नागरिकता संबंधी चर्चा, तो ये ब्रिटेन से लिए हैं। नागरिकता कानून किस देश से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, ओके। अब देखिएगा 5 से लेके 11 आर्टिकल आते हैं भाग 2 में। तो 5, 6, 7 ये आर्टिकल मुझे नहीं पढ़ना, ये फालतू आर्टिकल है, ठीक है। पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5, 6, 7 से क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट पढ़ेंगे 8 से। तो 8 आर्टिकल में क्या है, विदेशी भ्रमण करने पर, मतलब कहने का अर्थ समझिए, हम जाएंगे अमेरिका कमाने, भारत से विदेश गए कमाने, तो क्या मुझसे भारत की नागरिकता छीन लेगी संसद? नहीं छीनेगी। तो भारत बोला है कि आप विदेश में जाके कमाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भारत की नागरिकता आपका ख़त्म नहीं करेंगे। तो वही बोला गया है 8 में बोला गया है 8 में कि विदेशी भ्रमण करने पर, विदेशी घूमने पर, विदेश में कमाने पर, ठीक है, विदेश में रहने पे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ओके। आर्टिकल 8 में बोला गया है। 9 में क्या बोला गया है कि विदेश गए आप,
भ्रमण किए और वहीं जाके बस गए, तो वही बोला गया है कि 9 आर्टिकल में बोला गया है कि विदेशी नागरिक लेने विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब विदेश में जाके विदेश की नागरिकता अगर आप ले लिए तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। यह आर्टिकल 9 में बोला गया है। 9 में क्या बोला गया है? सटला तो गेला, विदेश में जाके जहाँ सट गए, नागरिकता वहाँ का ले लिए, तो भारत की नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 10 में। 10 में क्या है? नागरिकता तब तक बनी रहेगी। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं किए। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोई सेना में कोई व्यक्ति है और वो गुप्त सूचना देश के विरुद्ध जाके पाकिस्तान पहुंचा रहा है कि भारत में ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, भारत के खिलाफ हो गया वो व्यक्ति, तो देश विरोधी काम कर रहा है वो, तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 10 में बोला गया है। क्या बोला गया है? नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा। 11 में क्या बोला गया है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। लेकिन यह अधिकार किसको दिया गया है? तो यह अधिकार जो है किसको दिया गया है? गृह मंत्री को दिया गया है कि आप नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार आपको देते हैं। लेकिन अधिकार है किसके पास? संसद के पास है। लेकिन यह अधिकार संसद किसको दे दिया गया है? किसको दे दिया है? तो ये दे दिया है गृह मंत्री को, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। तो देख लिए हम। तो भाग 2 में क्या आते थे? 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक आते थे। तो 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8 में क्या था? विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी, ठीक है। 9 में क्या बोला गया है कि विदेश गए घूमने के लिए और वहाँ की नागरिकता ले लिए तो नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। 10 में क्या बोला गया है? नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। 11 में क्या बोला गया है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो ये बनाता है संसद, संसद बनाती है। लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 ध्यान से समझिएगा। भाग 3 है क्या? ठीक है, देखिए भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाग 3 में किसकी चर्चा है? भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में पूछेगा? तो 12 से 35 मारिएगा, ठीक है। भाग पूछेगा मूल अधिकार की चर्चा तो भाग 3 में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से आर्टिकल धीरे धीरे। मूल अधिकार क्या बोले? भाग 3 में आते हैं, ओके। अब देखिएगा मूल अधिकार किस देश से लिए हैं हम? तो लिए हैं यूएसए देश से। मूल अधिकार किस देश से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। यूएसए के संविधान से लिए हैं मूल अधिकार, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यह व्यक्ति को मूल अधिकार जो मिलता है ना, यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है। अगर कोई भारत में जन्म लिया है तो उसका मूल अधिकार बन गया है, वो 12 से 35 आर्टिकल उसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है जन्म से मिलता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पर अस्थाई प्रतिबंध, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि मूल अधिकार पर अस्थाई प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मूल अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। अब देखिएगा संसद की अगर बात आ गया तो संसद किस आर्टिकल में आते हैं? 79 में, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा किस आर्टिकल में आते हैं? 80 में आते हैं। लोकसभा किस आर्टिकल में आते हैं? 81 में आते हैं। अब समझिएगा संसद के कितने अंग? 3, ठीक है। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग। संसद के कितने सदन? सदन तो सदन 2, सदन 2। राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा जो होते हैं वो उच्च सदन होते हैं और लोकसभा जो होते हैं निम्न सदन होते हैं, ठीक है। और संसद के कितने अंग? तो कुछ नहीं करना है, अंग में क्या करना है? राज्यसभा, लोकसभा और एक और जोड़ दीजिएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति। तो अंग बोलेगा तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन बोलेगा तो उच्च सदन, निम्न सदन होते हैं। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। कोई दिक्कत नहीं। और ट्रिक हम बना दिए हैं यहाँ पर, या ट्रिक क्या है? सरला से संसद आर्टिकल 79, लो से राज्यसभा आर्टिकल 80, लो से
लोकसभा आर्टिकल 81। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो सरला याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, तो अस्थाई प्रतिबंध बोलेगा तो संसद लगाएगी, अस्थाई प्रतिबंध बोलेगा तो राष्ट्रपति लगाएगी, अस्थाई प्रतिबंध राष्ट्रपति लगाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निलंबित कौन आर्टिकल नहीं होगा, चाहे कितना भी आपातकाल लग जाए, यह आर्टिकल कभी निलंबित नहीं होगा। ओके, वो आर्टिकल कौन है, तो वो आर्टिकल है 20 और 21। 20 और 21, 20 में क्या चर्चा है, तो 20 में जो है वो हम आगे बता देंगे, आगे पढ़िए रहे हैं। ओके, तो 20 और 21 आर्टिकल जो है निलंबित नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, तो रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक पूछेगा, अगर भाई मेरे पास मूल अधिकार है, मेरा हनन हो रहा है, तो किसी के पास तो जाएंगे ना अपना मूल अधिकार के बारे में कि मेरा हनन हो रहा है, मुझसे मेरा अधिकार छीना जा रहा है, तो किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 24, ठीक है, और हाई कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214। लेकिन आप समझिएगा, मूल अधिकार का जो रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो मेरा मूल अधिकार अगर हनन होगा तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, मेरा मूल अधिकार हनन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा पूछेगा तो 124, हाई कोर्ट की चर्चा पूछेगा तो 214, कोई दिक्कत नहीं है। और हनन होगा मूल अधिकार तब जाएंगे हाई कोर्ट 226 के तहत, और हनन होगा तब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, मेरा मूल अधिकार हनन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। अब देखिए, मूल अधिकार के बारे में बोले हम, तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। ओके, तो 12 में क्या है, 12 में परिभाषा है, ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण। 13 में क्या है, अल्पीकरण, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आपका मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, मतलब कि मूल अधिकार मुझे क्या दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, तो बोलने का अधिकार दिया है तो क्या हम किसी को गरिया देंगे, किसी को गाली दे देंगे, गलत बात है। तो इसमें बोला गया है, आर्टिकल 13 में बोला गया है कि ज़्यादा उड़ो मत, ये वॉल्यूम कम करने के लिए जो है ना आर्टिकल 13 आया है। अगर आपका मूल अधिकार किसी के अधिकार का हनन कर रहा है, आपको बोलने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे देंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 13 लगा के आपके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, आपका मूल अधिकार कम कर सकता है, ठीक है। अल्पीकरण 13 आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 आर्टिकल में क्या है, समानता का अधिकार। 14 आर्टिकल में है समानता का अधिकार, मतलब कि कानून के नज़र में क्या है, सब समान है, कोई गरीब कोई अमीर कुछ नहीं होता है, सब समान है। ओके, 15 में क्या है, जाति लिंग के आधार पे समानता। जाति लिंग मतलब क्या हो गया, जाति लिंग के आधार पे समानता, कोई महिलाई है, कोई महिला है, कोई जेंट्स है, उससे कोई मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। जाति लिंग उससे कोई मतलब, कोई जात अलग है, कोई लिंग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कानून की नज़र में सब समान है, ठीक है। तो जाति लिंग के आधार पर समानता आर्टिकल 15। ओके, 16 आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता एवं नौकरी की समानता, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि छुआछूत, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोरोना आया था तो उसमें छुआछूत अगर कर रहा है तो उसके ऊपर आर्टिकल 17 लगेगा। छुआछूत कर रहा है तो 17 नहीं लगेगा। बोलिए कैसे, वो लोक कल्याण के लिए है। छुआछूत का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि हम चमार हैं, हम मुसैर हैं, डोम हैं, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। इस पे अगर आप छुआछूत कर रहे हैं या फिर आप निम्न जाति का है, तब आप छुआछूत कर रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तब लगेगा आर्टिकल 17। छुआछूत आर्टिकल 17 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन किसी को कोरोना हो गया है, उसे छूने से उसको बीमारी फैल सकता है, वो मर सकता है, कुछ हो सकता है, तो इसके लिए आर्टिकल 17 नहीं लगेगा। लोक कल्याण के लिए 17 आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मल लग सकता है। ऊंच नीच अगर कोई देखता है तब इसमें आर्टिकल 17 लग सकता है। दोनों समझ में आ गया। 18 देखिए क्या होता है,
18 में उपाधि का अंत। उपाधि का अंत ये हो गया, कोई अंग्रेज द्वारा उपाधि अगर आपको कोई दिया गया, जैसे दरोगा। दरोगार क्या अंग्रेजों के द्वारा था, दरोगार होता था, ठीक है। तो आप दरोगार बन गए तो आप ये नहीं लगा सकते हैं कि दरोगा राहुल कुमार, ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो है इसमें आर्टिकल 18 के तहत इसको बैन कर दिया गया है। ओके, आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, आर्टिकल 19 में बोला गया है कि अगर आप कोई सभा में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको कुछ बात जो है अभिव्यक्त करना है, तो आप अपना बात को रख सकते हैं उसके पास कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे बताना है, देश के हित में है, आप लोग के हित में है, तो आप अपना बात जो है रख सकते हैं। तो ये हो गया अभिव्यक्त करने की आज़ादी जो है आर्टिकल 19 में बोला गया है। आप समझिएगा, इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है कितना प्रकार का अधिकार दिया गया है, तो 7 प्रकार का अधिकार है। आप समझिएगा, आर्टिकल 19 के 1 में क्या है, आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के 2 में क्या है, आर्टिकल 19 के 2 में क्या है, आप सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 3 में क्या है, आप संगठन बना सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, आर्टिकल 19 के 1 में क्या है, अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपना बात किसी के सामने रख सकते हैं। आर्टिकल 19 के 2 में क्या है, अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं तो आप सभा कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के 2 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 19 के 3, अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा सभा कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आर्टिकल 19 के 3 में। ओके, आर्टिकल 19 के 4, आर्टिकल 19 के 4 में क्या है, आप चारों ओर घूम सकते हैं, चारों ओर घूमने की आज़ादी है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं, हिमाचल प्रदेश घूम रहे हैं, या कहीं भी जाके घूम रहे हैं, भारत के कोई भी जगह जाके आप घूम रहे हैं, तो आपको घूमने की जो आज़ादी दिया गया है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 19 के 4 में दिया गया है। तो चारों ओर घूम सकते हैं 19 के 4 में। ओके, 5 में घूमते घूमते अगर आप थक गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ वहाँ गए और वहाँ जगह आपको पसंद आ गया कि नहीं मुझे भारत के ही कोना में रहना है, तो आप वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बस जाने की आज़ादी आर्टिकल 19 के 5 में। आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, संपत्ति। बस गए अगर 19 के 5 में अगर आप बस गए तो ऐसे तो नहीं बस जाएंगे। देखिए, आर्टिकल 5 में क्या है, बस जाने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, संपत्ति खरीदने की आज़ादी है। आप ऐसे तो बसेंगे नहीं, संपत्ति खरीद के ही नहीं बसेंगे। तो आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, संपत्ति खरीदने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 के 7 में क्या है, व्यवसाय, आप व्यवसाय कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 7 में आप व्यवसाय कर सकते हैं। अब व्यवसाय कौन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, गोली बंदूक बारूद ये सब बेचना स्टार्ट कर दिए, तो ये सब व्यवसाय थोड़े हुआ, ये सब तो इलीगल हो गया सरकार की नज़र में। तो वैसा व्यवसाय कर सकते हैं जो सरकार की नज़र में सही हो, लीगल हो। फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, 19 के 1 में अभिव्यक्त, ओके, 19 के 2 में सभा कर सकते हैं, 19 के 3 में संगठन, 19 के 4 में चारों ओर घूम सकते हैं, 19 के 5 में बस सकते हैं, 19 के 6 में संपत्ति खरीद सकते हैं, 19 के 7 में व्यवसाय खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 आर्टिकल हम देख लिए 19 तक। 20 देखते हैं। 20 आर्टिकल में क्या है, 20 आर्टिकल में बोला गया है कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, ठीक है, और सजा उस हिसाब से होना चाहिए जिस वक्त वो अपराध किया था। जैसे कि फिर से समझाते हैं, जैसे कि 10 साल पहले सजा था कि चोरी आप करेंगे तो 2 साल का सजा होगा, चोरी करते हैं तो 2 साल का सजा होगा, ठीक है। लेकिन अब ये कानून पारित हो गया कि आप अगर चोरी करेंगे तो अब 10 साल का सजा होगा। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस समय वो चोरी किया था उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा। अगर आज कोई चोरी किया और आज जो कानून है तो उसके हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। 10 साल पहले कोई चोरी किया था तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है। जिस समय वो अपराध किया था उसके अकॉर्डिंग कानून के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। तो एक अपराध की एक सजा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब 21 आर्टिकल में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, आप खुद का भी प्राण नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके खिलाफ हो सकता है। ओके, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार समझते हैं, जैसे कि मोबाइल में प्राइवेसी लगा देते हैं,
ठीक है, प्राइवेसी लगा देते हैं, तो आपका क्या हो रहा है, निजता का अधिकार, प्राण और नहीं ले सकते हैं, ठीक है, प्राइवेसी लगा सकते हैं, अपना मनपसंद शादी कर सकते हैं, ठीक है, अपना मतलब फुल्ली आप जीने का अधिकार है आपको, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत है, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो वो मन पसंदीदा जो है वकील रख सकता है, मन पसंदीदा कैसे रख सकता है, वकील रख सकता है। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात् श्रम निषेध है, बलात् श्रम निषेध है, समझिएगा ये बलात् श्रम निषेध क्या होता है। जैसे कोई मजदूर है आपके पास आया काम करने के लिए, काम करने के लिए आया, उसका मन है कि हम 5 घंटा काम करेंगे, तो आप उससे बेगारी नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कि आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है, बिना पैसा से मजदूरी नहीं करवा सकते, इसे बोलता है बलात् श्रम निषेध। मांझी द माउंटेन मैन में जो होता था, ये क्या होता था, बलात् श्रम निषेध होता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था पहले जमाना में, ठीक है। तो बलात् श्रम निषेध जो है आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 24 में क्या है, 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों और में काम नहीं करवा सकते आप, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे पटाखा हो गया, आतिशबाजी, जो भी चीज़ हो गया जिससे नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है, कारखानों और में काम नहीं करवा सकते 14 से कम उम्र के बच्चों को, किस आर्टिकल के तहत, 24 आर्टिकल के तहत। 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता, ओके, समझिएगा। मेरा मन है कि हम जैन धर्म को अपनाएंगे, कोई मुझे रोकेगा नहीं, रोकेगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और यही 25 आर्टिकल के तहत जो है सिख लोग को देखते होंगे कंघी रखता है, छोटा सा तलवार रखता है, किस आर्टिकल के तहत, तो यही आर्टिकल 25 के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, वैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वैसे आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता अगर बोलेगा तो आर्टिकल 25 में आते हैं, लेकिन अगर पूरा बोल दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है तो 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 29 देखते हैं, 29 में क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक की रक्षा एवं शिक्षा संस्कृति का अधिकार। आप समझिएगा, जैसे कि 200 लोग का क्लास चल रहा है, स्टूडेंट 200 लोग को स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति आएगा, जैसे कोई जैन धर्म, मान लीजिए कोई जैन धर्म से रिलेटिव है, या फिर जो व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति आएंगे जो हम लोग के साथ पढ़ना चाहेगा, तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि कोई जंगल में रहता है, उघाड़े रहता है, तो वो चाहेगा कि हम लोग के साथ पढ़े, तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं, वो आके पढ़ेगा, उसे हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक की रक्षा करने की बात जो बोला गया है आर्टिकल 29 में बोला गया, अल्पसंख्यक की शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको हम लोग के साथ पढ़ने में ऑकवर्ड फील होगा कि हम आप लोग के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे बुरा लगता है, ख़राब लगता है, नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे अपना फैमिली मिलेगा या फिर मेरा अपना लोग मिलेगा, अपना दोस्त मिलेगा, तब उसके साथ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है सरकार एक प्रबंध करेगा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक को अलग स्कूल कॉलेज खोलने की लिए छूट दिया जाएगा, और उसका खर्चा कौन उठाएगा, तो सरकार उठाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल 31 नहीं देखेंगे, आर्टिकल 32 देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक उपचार में जो है 5 प्रकार की रीट जारी होता है, ओके, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और बहुत ही फास्ट खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जल्द से जल्द पॉलिटी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।